हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती को लेकर, जो कि 2024-25 में होने वाले हैं। क्योंकि मैं 25 इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे उम्मीद से 24 तो पार ही कर देगा। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न करने वाले हैं, जो ये इस सीरीज का 63 नंबर वीडियो है। और अगर आप मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका जो मैथ और रीजनिंग का डर रहेगा वो कुछ हद तक सही हो सकता है। तो चलिए करते हैं। और हाँ, मेरे करने से पहले आप ज़रूर खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कदा यदि कोई धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि 16 गुना कब हो जाएगी। यानी दूसरी स्थिति में टाइम पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हमें रेट फाइंड करनी होगी। हमारे पास यहाँ तो कोई मूलधन है नहीं, ना ही कोई दर है, तो क्या करें। इसका अगर शॉर्टकट निकालने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत जल्दी निकलेगा। जैसे शॉर्टकट, इस तरह के क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि आराम से आप कैसे निकाल पाओगे। सिर्फ इसमें डाटा चेंज होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इस तरह का रहे तो यहाँ से देखा जाए तो क्या बोल रहे, 4 वर्ष में दोगुनी, 4 लिखना है और इससे 1 घटा कर लिखना है 15, 15 चौके 60, यानी 60 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। ये राइट हो जाएगा। बट ये हुआ कैसे, अभी आपका क्लियर करता हूँ कि ये हुआ कैसे। तो चलिए देखिएगा, कोई धनराशि है, हमें पता नहीं कितनी है। तो मान लीजिए कि मूलधन जो है 1 है। मूलधन कितना है, 1 रुपये या 1 यूनिट, जो भी मान सकते हैं, चलेगा। निश्चित दर पर, दर क्या है, रेट, यानी रेट क्या है नहीं पता, तो यानी रेट हमें फाइंड करनी होगी। टाइम 4 वर्ष, अगर टाइम कहा जाए तो कितना है, 4 वर्ष। टाइम 4 वर्ष है और दोगुनी हो जा रही है। इसका मतलब मिश्रधन के बारे में कहा है कि जो मूलधन 1 है वह दोगुनी हो जाएगा। कोई भी रेट हो, टाइम 4 वर्ष में वह दोगुनी हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो एसआई क्या होगा, तो आपका जवाब होगा एसआई। एसआई क्या होता है, अगर मैं एसआई की बात करूं तो क्या होता है, मूलधन प्लस, अच्छा एसआई के बारे में बात कर रहा हूं, तो अमाउंट माइनस मूलधन क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही ना, ए माइनस पी, यही तो होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका 2 है और प्रिंसिपल आपका 1 है, तो इसका मतलब एसआई कितना है, एसआई भी 1 है। तो क्या एसआई का आपने फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला आप तो जानते होंगे कि PR/T/100। तो मैं उसी फार्मूला का थोड़ा सा अलग से डिफाइन करके बनाया हूँ, जो कि कहीं ना कहीं इसको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आसान हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब मेरा समझिएगा कि यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इतना बात तो इस लाइन से निकल कर आया यहाँ तक में। आगे अगर देखा जाए तो आगे की स्थिति में अगर देखा जाए तो उस स्थिति में मूलधन 1 ही रहेगा। रेट जो भी निकलेगा यहाँ पर लिखेंगे। रेट अभी नहीं पता, रेट नहीं पता। टाइम हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद कहता है 16 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब अमाउंट आपका 16 दिया है, 1 का 16 गुनी 16 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं एसआई की बात करूँ, यहाँ पर मैं अगर एसआई की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, तो 16 में 1 कम 15। अब देखिए दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है, क्योंकि दोनों का रेट सेम ही लेना है। तो रेट को ही क्यों ना बराबर कर दें। तो ब्याज दर बराबर एक फार्मूला होता है जो मेरे द्वारा बनाया हुआ, किसी के द्वारा नहीं। यानी रेट बराबर जो फार्मूला होगा, ब्याज दर बराबर जो फार्मूला होगा,
ब्याज गुने 100 मूलधन, चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, मूलधन गुने समय, ये चीज होता है। हालांकि है तो वही चीज, पीआरटी है, ये भी साधारण ब्याज का ही फार्मूला है, एसआई का ही फार्मूला है, तो ये चीज होता है। तो मैं दोनों साइड ब्याज को बराबर कर दूंगा, दोनों साइड क्या करूंगा, ब्याज का बराबर। अब कैसे, मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए इस स्थिति में ब्याज निकालो तो क्या निकलेगा, यानी रेट निकालो तो क्या निकलेगा, रेट। तो ब्याज इधर कितना है, 1 गुना 100, मूलधन कितना है इधर 1 है, टाइम इधर कितना, समय, समय कितना है इधर 4, ये रेट निकल गया, कहीं ना कहीं ये रेट निकल गया। और वही रेट इधर हमको फिट करना था, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर उसी रेट को रखेंगे तो बराबर में ही ले लेते हैं, दोनों रेट को बराबर इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से फिर सेम कंडीशन यहाँ यही चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मूलधन यानी ब्याज कितना 15, समय यानी यहाँ पर गुना 100, मूलधन कितना 1, रेट यानी समय कितना नहीं पता था, हमसे पूछा जा रहा है समय, दूसरे स्थिति में समय को पूछा जा रहा है तो मान लेते हैं टी समय है। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर। तो यहाँ से 100 कटा तो टी बराबर सीधा 15 चौके 60। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन हो कि इतना वर्ष में दोगुनी होता है, इतना गुनी कब होगा, तो डायरेक्ट जो टाइम दिया है और जो बोला है लास्ट में कि कितना हो रहा है उसमें 1 घटा के गुना कर दीजिए, आपका आंसर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा आपकी इच्छा, आप अलग अलग निकालो एसआई, फिर रेट वगैरह, फिर जाकर फिट करो, तब जाकर आंसर होगा। ये सिंपल सा कहने का मतलब, इस आर को मैंने दोनों साइड बराबर रखा है। ये अगर कह सकता था कि यहाँ पर बीच में आर को रख दिया तो वही बात हुआ, है कि नहीं, घुमा फिरा के तो वही बात हुआ। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी बनेगा, और ना तो ऊपर वाला शॉर्टकट तरीका। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, 15,000 रुपये के मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, अगर आप पुराने व्यू पर हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, और अगर नए भी हैं तो हो सकता है जानते हो वो तरीका, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए उस तरीके को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यानी सीआई और एसआई का अंतर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। इसका एक फार्मूला है पी आर % का स्क्वायर, बस इतना सा और कुछ नहीं, इतना सा में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखिएगा कैसे, अन्यथा फिर आप अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकालोगे, फिर साधारण ब्याज अलग निकालोगे, तब जाकर उन दोनों का अंतर लोगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा, है ना। लेकिन इस फार्मूले को अगर पता कर लेते हैं कि इस फार्मूले से आंसर आ जाता है जल्दी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपके पास मूलधन कितना, ये आपका पी है, ये आपका रेट, टाइम से कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि ये टाइम 2 वर्ष का ही फार्मूला है, बात समझ रहे। तो बस पी 15,000, रेट 8%, तो 2 बार है तो इसका मतलब 8% गुना 8% है ना। बस इतना सा कीजिए, इसको सोल्व कटाइए पिटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना होगा, 15,000 अपॉन 8 64 बटे 2 को परसेंटेज है तो नीचे में 100 गुना 100 आएगा, है ना, यही ना। तो इतना आएगा, तो ये गया काम से 2 0, 1 0 और गया, और कुछ कटेगा क्या, तो मेरे में से कटना चाहिए 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, और कुछ, तो ये 32 बार में। तो क्या आ गया, सीधा सीधा 3 गुना 32, तो 32 दिया कितना होता है 96। बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 3 वर्ष का पूछे तो चलिए 3 वर्ष के लिए भी बता देता हूँ, किसके लिए, 3 इयर्स के लिए। उस फार्मूले को भी कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा जो काम आएगा, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब।
ये फार्मूला लगाइएगा। जब 3 वर्ष का अगर यहाँ पर 3 रहता तो आप ये फार्मूला लगाकर आंसर फाइंड कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों फार्मूला है जिससे कि आप आसानी से निकाल लोगे। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा झमेला में पड़ सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालें, फिर साधारण ब्याज निकालें, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो बेहतर है कि आप ऐसे करो। नेक्स्ट, एक घन के सभी किनारों का योग 48 सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा? देखिए दोस्त, मैं एक चीज आपसे कहता हूँ, अगर जो क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। बात समझ रहे हैं? और हो सके क्या कि हाँ, जो क्वेश्चन हो भी रहा है आपसे तो उसका तरीका देखिए, क्या ये तरीका से करना सही रहेगा क्या? क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। 90 मिनट आपका कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? 90 मिनट में पता चलेगा कि 60-65 क्वेश्चन ही हुआ है। तो एक बात बताइए, 60-65 क्वेश्चन में कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं आपको तरीका चेंज करनी होगी, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कैलकुलेशन तेज करना, फास्ट करना होगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी, है कि नहीं? आप सोचिएगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से गुना करूं, भाग करूं तो मैं फास्ट कर लूँगा, आप गलत सोच रहे हो। बेहतर है कि आप अपनी थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए और थोड़ा अलग रूल से करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि जल्दी आंसर आ जाए। जिसका आंसर 1 मिनट 1.5 मिनट में आ रहा है उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा हो 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में, इस तरह से आए तो वो बेहतर है। बात समझ रहे हैं? यहाँ आप कितना टाइम लगाओ घर पर चलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप अभी से उस टाइप से नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकते हो दोस्त। तो बेहतर है कौन सबको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एक घन की सभी किनारों का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो ये सब क्वेश्चन तो मन में ही कैलकुलेट करके बनाने वाला क्वेश्चन है, बशर्ते चलिए मैं समझाता हूँ कि आखिर इसको कैसे कर सकते हो। तो घन की बात किया जाए, घन तो आपने देखा होगा कि या जानते भी होंगे कि कुछ इस प्रकार से घन होता है ना? तो घन में टोटल कितना किनारा होता है? तो आपका जवाब होगा कि 12 को होता है। और घन की सभी भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है, यानी तो इसका योग क्या हो गया? अगर सिर्फ इस टाइप में देखें तो इसका योग कितना? 12 है, लेकिन दिया कितना है? 48 है ना? इसकी सभी भुजा इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने इसकी सभी भुजा को ए माना। तो 12 को भुजा है तो 12 गुना ए, तो ये योग ये भी योग, दोनों को इक्वल कर दिया तो यहाँ से ए निकल गया 4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? इसका आयतन जो होता है 1 क्यूब, है ना? तो अब हमें ये पता है, तो 4 का क्यूब करिए। 4 का क्यूब कितना? 64। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? अन्यथा आप ये चीज़ अगर मन में ही जान जाते हैं कि ये 12 ए के बराबर है, तो डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ए बराबर 4 निकलेगा, और हमसे आयतन पूछ रहा है तो ये इसका क्यूब कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग को अप लेवल तक ले जाइए, कहीं ना कहीं काम आएगा। नेक्स्ट दोस्त, थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है, मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत कम नॉइस आए, क्योंकि अभी हमारे गांव में मतलब नवरात्रि का समय चल रहा है और हमारे गांव में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा होती है, कहीं ना कहीं कन्फर्म मूर्ति पूजा होती है, जिसके वजह से थोड़ा हॉर्न वगैरह लगा हुआ है तो थोड़ी बहुत नॉइस आती है। लेकिन थोड़ा एडिट करके कोशिश किया हूँ कि मतलब कि नॉइस कम आए, अगर आए तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा दोस्त। यदि किसी घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल 35-70 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो सेम बात यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर क्या दिया था? योग दिया था, भुजाओं का योग दिया था, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो 6a स्क्वायर, और इसी का वैल्यू है 3750। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो इसी का वैल्यू क्या है? इतना 3750। तो यहाँ से a आप निकाल सकते हो, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कटाइए, 6 चाक 36
बच गया आपका 1 6 दूनी 12, बच गया 3 6 पंचे 30, 625। तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर जाकर रूट में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ए बराबर 25 निकल जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ नहीं समझे तो कहने का मतलब ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकलेगा 25, तो ए बराबर इसका मतलब 25 है। तो अब हमसे आयतन पूछ रहा है, तो 25 का क्यूब कितना, यानी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो आपका जवाब होगा ये क्यूब, जो मैंने पीछे भी बताया। तो 25 का क्यूब कहने का मतलब कितना, 15 625, ये ना 15 625, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इतना फास्ट आप कर सकते हो, बात समझ रहे। हालांकि अब कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर आप 25 गुना 25 करते हैं तब जाकर आंसर लाते, तो थोड़ा बहुत क्यूब भी याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक का तो क्यूब याद होना चाहिए, है कि नहीं। 20 तक का स्क्वायर तो याद होना चाहिए, 20-30 तक का, तभी तो आप जल्दी फास्ट कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा टास्क दे देता हूँ कि आप 10 तक का तो सबको याद रहता है, तो आप 11 से लेकर 20 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा, और 11 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। बहुत मदद मिलेगा दोस्त, बहुत हेल्प होगा इससे, आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। सिर्फ इसी से नहीं, और भी कई कारण है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। नेक्स्ट चलिए, ये क्या कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 मिनट दोस्त, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। चलिए, बस ये क्वेश्चन है रहा, ये क्वेश्चन है, इसका और इसका आपको एचसीएफ निकालना है, मास ऑफ वन निकालना है, तो निकालिए, देखिए कैसे आप फाइंड करते हो। इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं कराऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कहने का मतलब कि जो नॉर्मली सभी लोग कराते हैं उस तरीके से मैं नहीं कराऊंगा। कैसे, देखिएगा, ठीक है। चलिए, इतना दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और ये एक ये है, इसको मैंने कट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, यहाँ पर ये दो अलग अलग है, और इसका आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो मेरे उम्मीद से आपने बनाया होगा वीडियो रोक कर, तो मैं इसका जो तरीका से कराने वाला हूँ उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आप एक्स को कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मतलब अपनी इच्छा से, 1 या 0 छोड़कर, 1 या 0 छोड़कर कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर एकदम कन्फर्म आएगा। तो मैं 1 या 0 छोड़कर इस x का मान जो मैं 2 मान रहा हूँ, ठीक है। आप भी कर सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो, चलेगा, लेकिन 1 और 0 नहीं मानिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में मैं प्राय कर रहा हूँ कि 1 या 0 नहीं मानिएगा, उसके बाद आप कुछ भी मान लो, चलेगा। तो x क्यूब, तो 2 यानी x के जगह पर यहाँ पर 2 पुट करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, x के जगह पर 2 और प्लस का 1 है, एक संख्या ये मिला। दूसरा यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी 8 प्लस 2 x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस का 2 प्लस का 2, इस x के जगह पर ये वाला 2 ये ऑलरेडी है। तो यहाँ से देखा जाए तो 8 4 12 3 15, ये 15 आ गया, 8 8 16 4 20, तो दूसरा संख्या 20 आ गया। अब इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इतनी छोटी संख्या का क्या आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते हो, मन में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ना, तो निकाल लीजिएगा। इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ 5, क्या आ जाएगा 5। अब इस x को ऑप्शन में फिट करके देखिए, जिस भी ऑप्शन से आपको 5 आंसर मिल जाए वो आंसर आपका राइट हो जाएगा। हालांकि इसका किताबी मेथड भी दिखाऊंगा कि ऐसे होता है किताबी मेथड, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं अगर x के जगह पर 2 पुट करूँ और स्क्वायर है तो इसका मतलब 4 और 1 क्या हो गया 5। तो ये आपका राइट आंसर। हालांकि इन सब में पुट करके देखिए, x के जगह पर 2 और 1 3 और यहाँ पर 2 2 2 2 4, तो 4 तिया 12 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर x के जगह पर 2 पुट कीजिएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी पुट कीजिएगा कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा, तो 5 एक ही ऑप्शन से आ रहा है, तो यही मेरा राइट हो जाएगा इससे। हालांकि इसका किताबी मेथड मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको खुद टाइप करके आपको दे रहा हूँ कि देखिए ये है। क्या ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है कि जो मैं ये कराया वो अच्छा है? आप खुद डिसाइड कर लीजिए। हालांकि यहाँ पर देखिए क्या किया है, इसको पहले तोड़ा है, फिर इसको तोड़ा है, फिर जाकर कॉमन निकाला है। एचसीएफ क्या होती है? कॉमन चीज होता है जो दोनों के गुणनखंड में हो, जो दोनों के गुणनखंड में हो। तो इसको जाकर तोड़ा तो कुछ यहाँ तक यहाँ प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। इसको तोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यही आपका एचसीएफ है ना। तो ये किताबी मेथड है दोस्त, तो स्मार्ट तरीके से थोड़ा सोचिए। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या करें? 36 225 48 150 72 85 का ल स प ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है? 36 बटे 225 48 बटे 150 और 72 बटे 85। ठीक है, तो ये भिन्न के रूप में है और भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, लसअप निकालने के लिए। तो देखिए भिन्न का, अगर भिन्न के बारे में पूछे कि भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या चीज़ होता है? इसमें 2 चीज़ आपका होता है, एक अंश होता है भिन्न में और एक हर होता है ना, ऊपर वाले अंश नीचे वाले हर। तो इसमें करना क्या है? अंश का अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालनी है। हर का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे? अंश में क्या क्या है? 36 48 72, 36 48 72, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो मेरे में से इन तीनों का एलसीएम जो है 144 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 144। देखिए छोटा छोटा डाटा का आपका भी करने के लिए आपको भी आना चाहिए कि कैसे। मैंने डायरेक्ट कह दिया कि 144 निकलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर को देखा कि 72 है और इसका डबल करूँगा तो क्या हो जाएगा? 144। तो क्या 144 ले लूँ एलसीएम? नहीं, मैंने फिर माइंड में ही कैलकुलेट किया कि 36 से कटता है तो आपका जवाब होगा कि हाँ कटता है। क्या 48 से कटता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ 3 बार में कटता है। तो यही एलसीएम है। यानी सबसे बड़ी नंबर को किसी न किसी से गुना कीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या दोनों से कटते हैं। अगर कट रहे हैं तो वही आपका एलसीएम है। आपको थोड़ा बहुत इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी होगी, कहीं ना कहीं ये सब काम आएगी। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया? 144। अब नीचे का हर का एचसीएफ चाहिए, तो नीचे क्या क्या है? 225 150 यानी 225 150 85 है ना। तो एचसीएफ क्या चीज़ होता है? जो सभी में मौजूद हो। जैसे मेरा तो यहाँ हमें तो इस साफ साफ दिख रहा है कि इसका एचसीएफ क्या है। मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इसका 5 होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको तोड़ा तो ये 17 गुना 5 आया। तो इन सब में 17 नहीं है, इन सब में 17 नहीं है, लेकिन 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसीलिए ये 5 एचसीएफ हो गया। हालांकि आप निकाल सकते हो एचसीएफ, आप जो जिस विधि से भी निकालो। तो ये जाकर आ गया भिन्न का एलसीएम 144 बटे 5। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए उसी तरह से इसका एचसीएफ आप निकालिएगा। तो इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, भिन्न का एचसीएफ जो होगा, तो इसमें जो करना होगा अंश का एचसीएफ
और हर का एलसीएम। सेम फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, अगर एलसीएम पूछता तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, बस सेम है। यही लगाइए और आंसर आएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम होता है, हमें पता है। तो देखिए इसमें कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, आपको दो चार चीज़ें ध्यान रखनी होगी। वो दो चार चीज़ें क्या है मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ। एक अंकित मूल है, एक क्रय मूल है और एक विक्रय मूल होती है, यही ना। तो सीपी, एसपी, एमपी, ये तीन चीज। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य। एसपी कहा जाए, क्योंकि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा इसलिए मैं इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य। अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य, ये चीजें होती थी, ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि 22% छूट की अनुमति देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों परसेंटेज को से काम चलाएंगे, इन दोनों परसेंटेज से काम चलाएंगे। तो देखा जाए तो एसपी को आपको बीच में रखना है, अनुपात वाला नियम से मैं यहाँ पर करूँगा। बशर्ते आप लोग कौन सा नियम लगाओगे इसमें हमें पता नहीं, लेकिन मैं अनुपात वाला नियम से करूँगा। एसपी को बीच में रखूँगा, सीपी को इधर, एमपी को इधर, ठीक है, ये चीज़ करूँगा। अब इन तीनों का मैं अनुपात लूँगा। अब कैसे लूँगा अनुपात, इस बात को समझिए। क्या कर रहा है, 22% छूट की अनुमति देता है। 22% कहा जाए तो मतलब कि क्या 22/100, यही ना, यानी 100 कहीं दाम 100 लिखा है उस पर 22 छूट दे रहा है ये। तो एक बात बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपको छूट दुकानदार किस मूल्य पर देगा, या क्रय मूल्य पर देगा, या एमपी पर देगा यानी मार्क प्राइस पर देगा, अंकित मूल्य पर, या एसपी पर देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना देगी, तो अंकित मूल्य पर ही छूट देगा। किस पर देगा, अंकित मूल्य पर, यानी एमपी पर छूट देगा। तो ये जो नीचे वाली डाटा है वह एमपी है, और ऊपर जो है छूट है, ये जो 22 है छूट है, क्योंकि यहाँ पर छूट देने की बात किया है, छूट देने की, ठीक है। तो ये छूट है, यानी कोई किसी वस्तु का 100 रुपया दाम रख दिया, यानी डब्बा पर, जैसे कहने का मतलब कि आप दुकान पे खरीदने कोई सामान वगैरह जाते होगे तो उस डब्बे पर मार्क प्राइस लिखा रहता है, एमआरपी लिखा होगा। जरूरी नहीं है कि उसी दाम पर आपको दे। मान लेते हैं कि इस पर 100 रुपया लिखा है, तो एमआरपी मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस, तो इस पर आपको नहीं देगा। कहने का मतलब यही दाम में आपको नहीं देगा, इस पे थोड़ा सा छूट देगा। तो आपको छूट किस पर दे रहा है, मार्क प्राइस पर दे रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, यानी एमआरपी पर छूट दे रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहा कि एमआरपी 100 है, उस पर आपको छूट दे रहा है, तो उसी दाम पर छूट देकर ना बेच रहा है। तो 100 का सामान 22 छूट दे रहा है, तो इसका मतलब आपको 78 में बेच रहा है, यानी सेल जो कर रहा है वो 78 में सेल कर रहा है। दूसरी स्थिति में देखा जाए, इस 17% को अगर देखते हैं तो 17% का मतलब क्या, तो आपका जवाब होगा कि 17/100 है ना, 17/100। तो क्या कर, लाभ आपको कब प्राप्त होता है, जब आप किसी वस्तु को कम में खरीद कर लाते हो और ज्यादा में बेचते हो, है ना। तो इसका मतलब आपने 100 में खरीदा है, आपने 100 में, ये जो है नीचे वाली डाटा वह सीपी है, 100 में खरीदा है, 17 ज्यादा लेकर बेच रहे हो। इसका मतलब 117 में आप सेल कर रहे हो, 117 में जो है आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। तो ये जाकर सीपी एसपी का अनुपात रहा।
और ये SP MP का अनुपात रहा। अब इन तीनों अनुपात को एक साथ कर लेते हैं। जैसे कहीं आपने कहीं ना कहीं अनुपात में ये वाला प्रश्न पढ़ा होगा या बनाया होगा कि यह अनुपात B की वैल्यू इतनी है, B अनुपात C की वैल्यू कुछ और है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी। उस स्थिति में किसी तरह तो निकालते तो होंगे ना, है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि आप उस तरह से कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सा एक चीज़, मेरा बात को यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है। SP दोनों जगह है, यहाँ भी SP है, यहाँ भी SP है। क्या मैं इन दोनों SP को बराबर कर दूं क्या? तो आपका जवाब होगा कि कैसे बराबर कर सकते हैं। तो मैं अगर 78 को देखूं तो 78 में क्या है, 13 गुना 6 है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 13 गुना 6, या तो ये कह सकते हैं 13 गुना 3 गुना 2 है। अगर मैं इस 117 को देखूं तो इसमें क्या है, 13 गुना 9 यानी 3 गुना 3 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी और दिमाग में इंटर कर जाएगा। तो देखिए कैसे, तो 13 गुना 3 इसमें भी है, 13 गुना 3 इसमें भी है, तो एक्स्ट्रा क्या है, इसमें 2 है, एक्स्ट्रा इसमें 3 है। तो बस काम मेरा हो गया। 78 में एक्स्ट्रा क्या है, 2, तो 78 वाले को 2, जो 78 वाले को छोड़कर इससे 2, इसको 2 से गुना कर देना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझिएगा। और इसमें 117 वाले में क्या था, 3, तो 117 वाले को छोड़कर दूसरे वाले में गुना कर देना। तो अब जाकर आपको आपका जो है ये तीनों का रेशियो मिल जाएगा। कैसे, मेरी बात को समझिए। जब इसको आपने 3 से गुना किया तो आपको इसे भी 3 से गुना करना होगा। जब आपने इसको 2 से गुना किया तो आपको इसे भी 2 से गुना करना होगा। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो सेम सेम आएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो सेम सेम आएगा। 7 यानी 234 ये आएगा, दोनों जगह 234 हो जाएगा। तो ये SP 234 है, और ये 100 गुना 3 300 है, और ये 2 गुना 100 200 है। देखिए दोस्त, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट हो उसको एक बार में आप आराम से सीख पाओ। बात समझ रहे हैं? तो देखिए अब जाकर हमें CP SP MP का रेशियो मिल गया, CP MP SP का रेशियो मिल गया। अगर इतना समझ गए हैं तो तब हमसे कहा है कि अंकित मूल क्रय मूल से कितना अधिक होना चाहिए। यहाँ पर 300 है, ये क्या है 300, 100 गुना 3 कीजिएगा तो 300 ना होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 300 होगा। तो देखिए CP से अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहने का मतलब 100 और 300 का डिफरेंट, तो 100 का डिफरेंट है, तो क्रय मूल से कितना अधिक है। तो क्रय मूल से तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो क्रय मूल कितना 200, तो अपन 200 परसेंटेज के लिए क्या करते हो, 100 से गुना करते हो, यही ना। तो इसको कटाइए तो यहाँ से देखा जाए तो ये 50%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो क्या आपको टाइम लगेगा बनाने में? नहीं ना, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो समझिए इन सब तरीके को। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन में हमें पता है बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए मैं आज इस प्रॉब्लम को दूर कर देता हूँ। क्या कह रहा है, थोड़ा सा तो क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ है, यहाँ भी अनुपात है, A अनुपात B है, यानी A अनुपात जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ, A अनुपात B प्लस C है, ठीक है, जिसका अनुपात दिया है 1:3। क्या दिया है, 1:3। दूसरी स्थिति में देखा जाए C अनुपात A प्लस B जो कि 5:7 है, 5:7 है। और हमसे पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है B अनुपात C प्लस A क्या होगा। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो रोककर ट्राई किया होगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बात मेरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ A
बी सी, सिर्फ क्या है ए बी सी तीनों में, यहाँ इस वाले में भी ए बी सी है, यहाँ देखा जाए तो ए बी सी इसमें भी है कि नहीं, भले वो किसी भी तरह हो अनुपात में जैसे भी हो, लेकिन ए बी सी दोनों में है। तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो इधर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा। तीनों जो वेरिएबल है उनको जोड़ूं तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो इसको मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 3 एक कितना बना, 4। कितना बना, 4। उसी तरह से इसमें भी देखा जाए तो ए बी सी ही है, कोई एक्स्ट्रा चीज तो है नहीं। तो इसका भी योग इक्वल होना चाहिए, जो योग इसका आया वही योग इसका आना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ए बी सी है। लेकिन देखा जाए तो इसमें योग कितना है, 12, 7 5 5 7 12। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो आपका अब सवाल ना के बराबर रह जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखिए, यहाँ 12 यहाँ 4 और इसमें भी ए बी सी था और इसमें भी ए बी सी था, तो हिसाब किताब तो बराबर नहीं हुआ। तो आप इसको 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इस 4 को 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा 3 से गुना कर सकता हूँ ताकि वो 12 बन जाए। तो 3 से अगर यहाँ पर आप गुना किए तो इसको भी 3 से आप गुना कर दीजिए, 3 हो गया, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, 9 हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये 3 अनुपात जाकर 9 बन गया। जो अनुपात 1:3 था वह जाकर अब 3 अनुपात, मेरी बात को समझिएगा, 3 अनुपात 9 बन गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ अब समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं अलग अलग मान निकाल सकता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ए बी सी, ए इधर एकलौता, तो एकलौता में अनुपात के पहले क्या है, अनुपात के पहले इधर ए है, एकलौता है, और इधर भी अनुपात के पहले 3 है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू 3 है। सी इधर एकलौता है, अनुपात के पहले इधर भी 5 है, इसका मतलब सी का वैल्यू 5 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो अब बी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, बी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। तो एक बात बताइए, सी का वैल्यू आपके पास है कि नहीं, या तो ए का वैल्यू आपके पास है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ दोनों का वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस सी है और इधर 9 है। अगर मैं कहूँ कि बी प्लस सी है और इधर 9 है, अगर आपको एक यानी सी का पता है कि सी 5 है और बराबर में 9 होना चाहिए, तो बी को कितना होना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा कि 4 होना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या मैं यहाँ पर 4 रख दूँ, सी का वैल्यू 5 है, 4 5 4 9 बना कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बना। तो इसका मतलब बी की वैल्यू 4 है। यहाँ भी पुट करके देखिए, ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 रखें तो 7 बना कि नहीं बना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बन तो गया। तो बस काम हो गया आपका, बात समझ रहे हैं। तो मैंने सिंपल सा किया, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सिर्फ मैंने इसके योग को बराबर किया, जो ये 3 1 4 बन रहा था उसको मैंने 12 बनाने का कोशिश किया और मेरा सोल्व हो गया। तो अब यहाँ पर बी कितना, 4 प्लस सी 5 ए 3, चलिए तो 4 और 5 3 8, 4 अनुपात 8। 4 अनुपात 8 को हम क्या 1 अनुपात 2 नहीं लिख सकते हैं, इसको कटा नहीं सकते हैं, 4 से दोनों तरफ कटा देंगे तो 1 अनुपात 2 आ जाएगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और क्या। नेक्स्ट, और हाँ दोस्त, अगर पहली बार आए हुए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात जो है कि बाद में ढूंढने पर भी हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी चैनल जो है उतनी बड़ी है नहीं कि जो भी आप मेरे बारे में सर्च करोगे वो आ जाएगा, नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और पसंद आ रही है तो दोस्त एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। लाइक करने में कुछ लग रहा है क्या दोस्त? अगर लग रहा है, मेरे में से अगर नहीं लग रहा है तो आप लोग लाइक नहीं कर रहे। अगर लगता तो क्या करते हैं आप लोग? तो थोड़ी सी बात की गरिमा को समझिए। मैं भी दोस्त
इस तरह से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरा दोस्त। जैसे क्वेश्चंस कलेक्ट करना, क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बनाकर फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर जाकर कहीं ना कहीं एडिटिंग करके फिर जाकर आप तक पहुंचाना, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। कम से कम एक वीडियो बनाने में लगभग तीन घंटा से तो प्लस ही 3 से 4 के बीच में लग जाता है एक वीडियो बनाने में। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही यूं ही नहीं कि मैंने आपके सामने 1 घंटा का दिख रहा है तो वो 1 ही घंटा का मेहनत है, नहीं। और ये सभी चीज़ हमें खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं किसी को कहूँगा भी कि हमारे साथ रहकर आप हमारी थोड़ा सा हेल्प कीजिए तो नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? भले ही जब ये क्या कहते हैं हमारी चैनल थोड़ी सी बढ़ जाए, ग्रो हो जाए, जिससे कि कुछ इनकम वगैरह आने लगे, तो मान सकता हूँ कि आ सकता है, लेकिन अभी तो नहीं आएगा। तो उस स्थिति तक पहुँचाने का कोशिश कीजिए दोस्त। और क्या बोलूँ, बाकी बात तो आप समझदार हो। चलिए इसको बनाइए। 30 मीटर लंबे 225 सेंटीमीटर लंबाई के 12 टुकड़े काटे तो बेचे जाते हैं तो मूल लंबाई का कितना भाग बच जाता है? तो सिंपल सा हिसाब किताब है कि एक लंबा 30 मीटर का कपड़ा है, उसकी चौड़ाई क्या है भाड़ में जाए, लेकिन इतना लंबा है, लेकिन 225 सेंटीमीटर लंबाई के, यानी 225 सेंटीमीटर लंबाई के छोटा छोटा 12 टुकड़ा काट लिया तो बचा हुआ कितना भाग बचा होगा? तो 30 जो भी बचेगा 30 में से ही बचेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर मैं कहूँ कि 12 टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो आप एक टुकड़ा का लंबाई इतना 225, तो 12 टुकड़ा का लंबाई कितना गुना 12 है ना? तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 से 30, 12 दूनी 24, 3 27, यानी 227 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में, तो आप मीटर में इसे चेंज कर दो। मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 100 से भाग लगाओगे, है कि नहीं? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना? तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो ये गया काम से, तो ये 27 आ गया, यानी 30 में से 27 मीटर बिक चुका है। 30 में से 27 मीटर बिक चुका है। 12 टुकड़ा बेचने का मतलब कि 27 मीटर आपने इसका बेच दिया है। तो बचा हुआ कितना मीटर होगा? तो आपका जवाब होगा कि 3 मीटर। तो वही आपका आंसर होगा, 30 में से 3 बचा है, यानी 1/10 इसका राइट आंसर। यानी मूल लंबाई का कितना भाग बचा है? तो 1/10 भाग बचा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या, तो मान लेते हो किसी संख्या x है, उसका 1/3 माइनस उसका x का, वही संख्या x का 1/4 का अंतर उस संख्या का वर्गमूल, यानी x का ही वर्गमूल के बराबर है। देखिए, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात है। अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, तो समझने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसका आंसर देखा जाए तो 4x माइनस 3x अपॉन 4×12 बराबर √x। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या है, x/12, तो यहाँ से √x। तो इसको इधर उठाकर लेते जाइए तो क्या बनेगा, देखते हैं। तो x बराबर 12 गुना √x कह सकते हो, √x। सिंपल सा स्क्वायर उठा देते हैं, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √1 क्या मैं रूट कर रहा हूँ, यानी इधर x², इधर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, और इधर क्या बना x। तो इधर 2 x, इधर एगो x खत्म, तो इधर बचा 1, तो x बराबर कितना आ गया 144। तो वह संख्या कितनी है 144। हमने माना कि वह किसी संख्या के बारे में जो कहा वह x है, तो ये राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। यहाँ से आप लोग, मेरे एक भाई पूछा था कि हर परिमेयकरण कैसे किया जाए, कैसे हर परिमेयकरण करते हैं, तो इस क्वेश्चन से आप समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो हर परिमेयकरण नहीं लगेगा। ये क्या है, 3 + √8,
चलिए 3 प्लस रूट 8 प्लस है, यहाँ पर इसमें हर परिमेयकरण लगेगा, इसमें आपका हर परिमेय, यहाँ क्या है 1/3 माइनस रूट 8, तो उसको उतारेंगे, जो है पहले उसको उतारना है, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना, सेम संख्या लिखना है 3, लेकिन माइनस के जगह पर प्लस करना है रूट 8, और ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी सेम चीज से गुना करना है, सेम चीज से गुना करना है, जो ऊपर मैंने लिखा वही चीज यहाँ लिखना है, 3 प्लस रूट 8। सिर्फ क्या करना है, इस चिन्ह को चेंज करना है, और ये हर परिमेयकरण हो गया, इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण। माइनस 6 प्लस 4 रूट 2, आप समझ रहे। तो अब देखिए ये जो है रहने देते हैं रूट 8, इसको करते हैं, तो ऊपर यहाँ पर अगर देखा जाए तो a माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में है, इसका मतलब कि जब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो बस यहाँ पर क्या है, 3 को हमने a माना है, रूट 8 को b माना, तो बस 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1, तो नीचे में 1 रहेगा और ऊपर में जो है तो है ये है, यानी 3 प्लस रूट 8। तो नीचे 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है कि नहीं, यानी इसको सॉल्व करने पर नीचे में 1 आ गया। आगे देखा जाए तो माइनस 6, अच्छा इसको यहाँ से गुना कर देते हैं, -6 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं क्या बनता है, आगे क्या आती है, 3 3 6 रूट 8 तो प्लस कह सकते हैं 2 रूट 8 कह सकते हैं, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट 8 कह सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ -6 माइनस 4 रूट 2, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये गया काम से, +6 में -6 गया, घट गया, इसमें इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे कि क्या इसमें कैसे घटाएं, तो इस रूट 8 को मैं इस रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 रूट 2, तो आपका जवाब होगा कि हाँ लिख सकते हैं, और माइनस इधर 4 रूट 2 है, तो ये 2 दूनी 4 रूट 2, ये -4 रूट 2, तो इतना में इतना घटिया जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ना, तो ये 0 राइट आंसर है। हालांकि आंसर तो आपको पहले ये यहीं पर दिख जाना चाहिए था, इतना करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तभी आप स्मार्ट बन सकते हो, अन्यथा पूरा सोल्व करोगे। स्मार्ट लड़के क्या पूरा सोल्व करते हैं, नहीं करते हैं, अच्छे लड़के पूरा सोल्व नहीं करते हैं, बीच में ही आंसर को पकड़ लेते हैं कि हाँ यही आंसर होगा, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। दोस्तों के एक समूह अष्टभुज के प्रत्येक कोने पर एक व्यवस्था में बैठा है, अष्टभुज की बात किया है, तो ज़्यादा सोचेंगे नहीं, या तो वर्ग बना लीजिए या आयत बना लीजिए चलेगा। ये मैंने एक वर्ग बना लिया, तो ये 8 भुजा हो गया, और इसमें कहा भी कि मेधा यानी सभी केंद्र के समूह का, सबका मुंडी जो है ये ऐसे बैठा है, तो इसका मुंडी यहाँ पर इसको देख रहा है, इसका मुंडी यहाँ पर, तो ये 8 व्यक्ति यहाँ पर इसमें बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कर रहा है, मेधा राधा के विकर्णता विपरीत बैठा है, यानी ये जो मेघा है या मेधा जो है, मेघा जो है राधा के विकर्णता मतलब क्या है, जस्ट इसका उल्टा है ना, तो यहाँ पर कौन, राधा बैठी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेघा सीमा के बाएं है, सीमा के बाएं, देखिए इधर जाने का मतलब बायां और इधर जाने का मतलब दायां, है कि नहीं। आप यहाँ पर बैठकर देखो, आपका दायां किधर, इधर, बायां किधर, इधर, है ना, तो ये चीज आपने से रिलेट कर सकते हो। तो देखिए मेधा कहता है सीमा के बाएं, ये जो मेघा है वह सीमा के बाएं, इसका मतलब सीमा को यहाँ होना चाहिए, सीमा को यहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं, वो सीमा अलग है, यहाँ पर होनी चाहिए, सीमा कहाँ होना चाहिए,
यहाँ पर, तभी इसका बायां मेघा आएगा। ठीक है, बायां है। रमन सीमा के ठीक बगल है, तो रमन कहाँ होनी चाहिए? सीमा के ठीक बगल। तो आप कह सकते हो कि रमन यहाँ पर है, ठीक बगल में, क्योंकि इधर तो मेघा बैठा है, तो बगल इधरे ना होगा, खाली जगह तो इधर बैठेगा, ठीक बगल में। और गोविंदा के विपरीत है, और रमन जो है गोविंदा के विपरीत है, यानी गोविंदा यहाँ पर है, गोविंदा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें, शायद गोविंदा जी के बारे में कुछ मैंने न्यूज़ वगैरह में सुना था, गोली लगा है, पता नहीं कैसे लगा है, लेकिन हल्की फुल्की मैंने सुना है। क्या ये सच बात है? बताइएगा दोस्त। तो गोविंदा के विपरीत है। ठीक है, गोविंद, जो गोविंद है, गोविंदा मैंने पढ़ लिया, होता है फिसलन, मतलब कि कहीं ना कहीं जुबान की फिसलन होता है। चलिए गोविंद कर लेते हैं, ये गोविंद है, चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्र, गोविंद जो है चंद्रा के दाएं है, दाया मतलब इधर, तो इसका मतलब यहाँ पर चंद्रा को होना चाहिए, यहाँ पर किसको होना चाहिए? चंद्रा, तभी तो इसके दाएं है गोविंद, है कि नहीं? शांति मेघा के दाएं नहीं है, यानी शांति जो है मेघा के दाएं नहीं, इसका मतलब शांति यहाँ पर नहीं, शांति यहाँ बैठेगी, शांति यहाँ बैठेगी, है ना। अब जो एक व्यक्ति बचा होगा तो वही इधर होगा, देखते हैं क्या कहता है। लेकिन शशि के विपरीत है, लेकिन ये जो शांति है ये शशि के जस्ट उल्टा है, इधर है, शशि के इधर है। ये मैंने टोटल बैठा लिया, और अब जो भी पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं। तो चंद्रा के विपरीत कौन है? तो चंद्रा के विपरीत सीमा जी है ना। तो ये राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप आराम से धीरे धीरे करके सभी को बैठा सकते हो, आप समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट चलिए, हाँ, वकील का संबंध न्यायालय से है। वकील कहाँ पर काम करेगा? कोर्ट में। तो ब्यूटिशियन कहाँ पर काम करेगी? घर में ना, घर में तो हाउस वाइफ, मदर वगैरह करती है। तो ब्यूटी पार्लर में, सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है ब्यूटी पार्लर या महिला गराज में। नेक्स्ट चलिए देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो भी है। तो इसमें रिलेशन कर रहा है कि कुछ इन तीनों से मिलकर ये बना है, इन तीनों से मिलकर ये बना है, इन तीनों से मिलकर ये बना है। तो यहाँ पर क्या होगा? इन तीनों से मिलकर यहाँ पर कैसे बनेगा? तो जो भी इसका कॉन्सेप्ट है मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या है, 5 है, 5 का पावर 1 कीजिए, 6 है, 6 का पावर 2 कीजिए, 7 है, 7 का पावर 3 कीजिए। इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो 384 आएगा। करके देखिए, आएगा। उसी तरह से 4 का पावर 1 कीजिए, 5 का पावर 2 कीजिए, और ये 6 का पावर 3 कीजिए। इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो 245 आ जाएगा। चलिए मैं एक करके ही दिखा देता हूँ। 4 का पावर 1 4 हो जाएगा, 5 का पावर 2 25 हो जाएगा, और 6 का पावर 3 216 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करते हैं, 5 4 9 6 15, 2 1 3 1 4, बच गया 2, 245 आया कि नहीं? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, तीसरा में सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 का पावर 1, 4 का पावर 2, 5 का पावर 3, तो कीजिए देखिए क्या आता है। 3 का पावर 1 करूँ तो 3, 4 का पावर 2 करूँ तो 16, 5 का पावर 3 करूँ तो 125। तो इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 6 5 11 3 14, लास्ट में 4, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों हो सकती है ना। 2 1 3 1 4, ठीक है, 4 बच गया, कुछ भी नहीं बचा है। 1 यहाँ पर है 144, फिर से देख लीजिए जोड़कर, हाँ 144 ही आएगा। तो ये 144, ये राइट आंसर है। हालांकि इतना छोटा छोटा डाटा था तो सीधा 100 के पास ही आता, यानी 150 के आसपास, तो ये भी कर सकते थे। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए।
इन सब क्वेश्चन में आपकी जो नज़र होनी चाहिए चील की निगाहों की तरह होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इसने पूछा कि लाफ्टर का प्रयोग करके, यानी दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी इनमें इसका प्रयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस पर जो आपका ध्यान होना चाहिए, एकदम एकत्रित होना चाहिए। इसमें कौन सा अक्षर है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसमें कौन सा अक्षर है जो ऑप्शन में नहीं है। तो आपको एन दिख जाना चाहिए कि एन जो है इनमें से कहीं नहीं है। तो यही तो बोला है कि नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें अगर एन रहता तभी तो ये बनता है कि नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी बात देखा जाए तो जी ए है, टी ई भी है, तो इसका मतलब ये बन सकता है, हैट भी बन सकता है, तो ये सब में है। तो एन इसमें नहीं है तो वही नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर इससे रिलेटेड ये है, तो इससे रिलेटेड यहाँ आगे बनाना है कि क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आता है। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब जैसे आर 18 पर है, एस 19 पर है, तो यहाँ से 18 से कितना बढ़ा, एक बढ़ा, तो ये भी 22 पर है, तो ये 22 में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 23, और 23 पर क्या आता है, डब्लू आता है ना। तो डब्लू से आंसर होना चाहिए, डब्लू सब में है। आगे चेक कर लेते हैं, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, तो 1 और 3 का अंतर कितना, 2 बढ़ा है। एक्स 24 पर आता है, तो इसमें 24 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 26 पर जेड आता है, तो इसका मतलब डब्लू जेड होना चाहिए। डब्लू जेड एक ही ऑप्शन में, कहानी खत्म। अब आगे चेक करना जरूरी भी नहीं है। आगे चेक करने का मतलब कि आपका टाइम वेस्ट, बात समझ रहे हैं। तो बेहतर है कि इतना ही चेक करके निकल जाइए। बाल चिकित्सा में बच्चे को देखा जाता है, तंत्रिका विज्ञान में किस चीज को देखा जाएगा, तो मस्तिष्क को देखा जाएगा। तंत्रिका विज्ञान में किसको देखा जाएगा, मस्तिष्क को। 1 सेकेंड दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मेरे उम्मीद से और 1-2 गो होगा। नीचे दिए गए व्यवस्था में सभी विशेष चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाएं से 10वें पद होगा। विशेष चिन्ह कहने का मतलब क्या, जो जोड़ यानी कहीं ना कहीं एक संख्या और अक्षर को छोड़कर जो भी चीज़ आएंगे वो विशेष चिन्ह होंगे, तो उसको हटा देना। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह को हटा दीजिए, हैशटैग को हटा दीजिए, स्टार को हटा दीजिए, डॉलर को हटाइए, परसेंटेज को हटाइए। तो क्योंकि ये सब मतलब कि चिन्ह है, विशेष चिन्ह है, उन सब चिन्ह को हटा देना है। तो बाकी बात अब पूछा जा रहा है कि x के दाएं, x कहाँ है यहाँ पर, तो इसका दायां मतलब कि इधर जाना है ना, दायां मतलब इधर। तो 10वां अक्षर, x के दाएं 10वां अक्षर, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वां पर क्या है, 8, तो ये 8 ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, ये फिल करने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है इस तरह के क्वेश्चन, है कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है, एक पुनरावृत्ति पैटर्न बन जाए, यानी कैसे यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर क्या रखें, जो कि पुनरावृत्ति पैटर्न बन जाए। तो चलिए, या तो आप इसे तोड़ तोड़ कर सकते, 3-3 का पेयर बना लीजिए। ऐसे पहले टोटल गिन लीजिए, 10 है तो 5-5 का बना लीजिए, या 2-2 का बना लीजिए, चलेगा। अगर 15 है तो 3-3 का बना लीजिए। तो इस तरह से, अन्यथा फिर थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए कि आखिर हो क्या सकता है, थोड़ा सा सोचने पर मंथन कीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि CAB, इसमें ABC आया, यहाँ इन 3 ग्रुप को, इसका मैं 3 ग्रुप बनाऊं, तो चलिए ग्रुप ही बना लेता हूँ, चलेगा, काम आएगा। ये मैंने ग्रुप 3-3 का ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पर AC आया तो यहाँ पर B की कमी है, यहाँ पर AB आया तो यहाँ पर C की कमी है, यहाँ पर AC आया तो यहाँ पर B की कमी है। तो BCB, अंत से BCB एक ही ऑप्शन में है,
बी सी ए है, ये नहीं हो सकता है, सी यहाँ सी हो गया, तो यही राइट आंसर है। बात समझ रहे? बाकी बात जरूरी नहीं है कि इधर भी आप चेक करो, आप देख लो, इधर से भी आप मिला सकते हैं, जिसमें मिल जाए वो आपका राइट आंसर। जैसे यहाँ पर किसकी कमी थी, ए की, यहाँ पर किसकी कमी, सी की, तो यहाँ पर क्या ए सी बी किसी और ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसी में है ए सी बी, तो ऐसे करके निकल जाइए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसमें पुट कीजिए, देखिए इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसका सिंपल सा जो लॉजिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने रोक कर कोशिश किया होगा। तो इसमें क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर, इसमें इस 8 को घटाइए, 8 को घटाइए तो आपको 28 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 36 माइनस 8 कितना बना, 28, तो ये प्राप्त हुआ। उसी तरह 9 का स्क्वायर माइनस 18 को घटाइए तो जाकर आपको ये 63 प्राप्त हो जाएगा, यानी 9 81 माइनस 18 घटाइएगा तो ये जाकर आपको 63 प्राप्त हुआ है ना। तो सेम यहाँ करना है, 13 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है पता नहीं, यहाँ पर क्या है नहीं पता, तो मान लेते हैं x है, यहाँ पर x है और घटाने पर हमें 94 प्राप्त हुआ, यही ना, 94 प्राप्त हुआ। तो 13 यहाँ 169 से है ना, तो इसमें 94 घटा दीजिए तो x बराबर आपका फाइंड हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज़ तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो 5 और 16 में हो गया 7, 75, कितना आया 75, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, बनाइए। मैं कहा ना कि इसमें सभी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसको कीजिए, पी क्यू आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, पी जो है क्यू और आर का भाई है, इसका मतलब क्यू आर जो भी है लेकिन इसका ये भाई है। भाई जब कहने का मतलब कि वो पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये दोनों कौन है, क्यू आर पुरुष है कि महिला है, इसकी हमें नहीं गारंटी, ये कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसका अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आगे देखता हूँ, एस आर की माता है, ठीक है, एस अगर आर की माता है तो क्यू की भी माता होगी और पी की भी माता होगी। तो एस माता है, माता कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए मैं माइनस का इस्तेमाल करूंगा। माता कहने का मतलब कि इसका ऊपर ले जाना है, अगर बेटा कहेगा तो नीचे ले जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। और सेम जनरेशन में कहे तो ऐसे सीधा ले जाना है, ऐसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, समझिएगा। टी पी का पिता है, पी का माता तो एस है, तो इसका कहीं ना कहीं ये टी जो होगा वह पति होगा, है कि नहीं, पिता होने का मतलब। तो ये पी का एस माता है और ये पिता है, और जहाँ पति पत्नी की रिलेशन की बात हो तो उसको ऐसे दर्शाना है, इस तरीके से कीजिएगा ना तो जल्दी आंसर आएगा। तो ये डायग्राम मैंने बनाया और इसी से अब आंसर निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है, यानी गलत होगा, कहने का मतलब सीधा सीधा गलत होगा। तो टी एस का पति है, टी पति है भाई एस का, क्योंकि जो पी है, पी का एस टी जो है माता पिता है, तो कहने के ये इसका पति है, तो ये वाली बात तो सही है, तो इसको गलत नहीं कर सकते हैं। एस पी की माता है, पी का माता एस है कि नहीं, क्योंकि ये आर की माता थी, एस आर की माता थी और आर की ये भाई है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि माता होगी, तो ये बात भी सही है, तो इसका आंसर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कि सत्य नहीं हो सकता है, यह सब सत्य हो सकता है ये दोनों। आगे देखा जाए, टी क्यू का पति है, क्यू का पति है क्या, नहीं भाई पिता है, ये जो भी है महिला, ये पुरुष हो या महिला हो, लेकिन इसका ये पिता है ना कि पति, तो ये गलत, यही वाला गलत है, और ये इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि देखा जाए तो यहाँ टी क्यू का पिता है, क्यू का पिता है बिल्कुल, तो ये सही है, तो इसका मतलब ये गलत आंसर है, बात समझ रहे? तो हमें नहीं हो सकता ये बात पूछा है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
चलिए, ये डाइस वाला भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त फंसते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि जिस पर कला लिखा है उसका विपरीत ढूंढना है कि कला पर, कला जो है यहाँ कला है तो इसके विपरीत यानी इसका निचल का भाग में जो नहीं दिख रहा है वहां पर क्या होगा, ये बात पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल से एक लॉजिक में बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। जिसमें कला वाला है उसको लेना है और एक एक्स्ट्रा चीजें ढूंढनी है। यहाँ क्या है, येलो, हालांकि देखिए यहाँ पर दोनों में येलो है, येलो ब्लैक, येलो ब्लैक, तो इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं लीजिएगा चलेगा, या तो इसको छोड़ दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को छोड़ देना है। मैं जिस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ उससे समझिएगा। तो इसको मैंने छोड़ दिया, इग्नोर किया, तो इसमें भी ब्लू है, इसमें भी ब्लू है, और इसमें ब्लैक, हमें ब्लैक के पीछे वाला ढूंढना है ना, तो ब्लैक तो रहना ही चाहिए। जिसको भी मैं एगो को लूंगा उसमें ब्लैक तो रहना ही चाहिए, बाकी बात कॉमन चीज वाली बातें लेंगी। तो इसमें भी ब्लू, इसमें भी ब्लू, तो ब्लू को मैंने कॉमन रखा, ब्लू को मैंने क्या किया, कॉमन रखा। तो ब्लू से ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है। तो ब्लू के बाद कौन सा, पर्पल, पर्पल के बाद कौन सा, ऑरेंज। इसमें ब्लू देखा जाए तो यहाँ है, तो ब्लू लिखना है। ब्लू के बाद कौन, येलो, येलो के बाद कौन, ब्लैक, तो ब्लैक, ब्लैक को मैं सीधा ब्लैक लिख देता हूँ क्योंकि ब्लू और ब्लैक का फर्स्ट लेटर सेम है। तो ये ब्लैक। तो हमसे पूछा किसके बारे में, ब्लैक के बारे में, कि कला लिखा जा सकता है कि कला के पीछे कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लू कॉमन था तो ये नहीं, तो यहाँ पर ये पर्पल का विपरीत हो जाएगा। पर्पल के यानी पर्पल के पीछे जो होगा, पीछे जस्ट नीचे, वह येलो कलर का होगा, पीला कलर का। और ब्लैक कलर का जस्ट पीछे कौन सा होगा, ऑरेंज होगा, या ऑरेंज का जस्ट पीछे कौन सा होगा, ब्लैक। तो ये इसका ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या, नारंगी कलर। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। बाकी बात इन सबसे कोई लेना देना नहीं, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये बस आपका मन को भ्रमित करने के लिए दिया है। आप किसी भी फिगर, दो फिगर से आप इसको फाइंड कर सकते हो, या तो आप इसको भी ले लेते हैं तब पर भी आंसर आता, इसको भी अगर लेते हैं तब पर भी आपका आंसर आता, क्योंकि इसमें भी ब्लू, इसमें भी ब्लू। अच्छा, इसमें दो को कॉमन है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, तो यहाँ से नहीं ले सकते हैं। एक कॉमन वाली होनी चाहिए, एक चीज कॉमन वाली होनी चाहिए। जैसे इसमें ब्लैक तो था, एक ब्लैक वाला लेना था, मेरी बात को समझिएगा, एक ब्लैक वाली लेना था और एक कॉमन वाली लेना था। तो इसमें ब्लू है, इसमें भी ब्लू है, बाकी बात और कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो इस टाइप से लेना है। तो मेरे उम्मीद से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, ये टोटल मैंने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप यहाँ पर मतलब कि ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ये क्यूआर है, इसको यानी स्कैन करके आप जुड़ जाइएगा। अब पे फोन या गूगल पे से स्कैन मत कीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको गूगल स्कैन से, मतलब कहने का मतलब कि मोबाइल में एक स्कैनर रहता है, उससे स्कैन करके आपको जुड़ना है। वहाँ से लिंक मिल जाएगा, उस सीधा लिंक आपको टेलीग्राम पर पहुँचा देगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ स्कैन करके नहीं जुड़ पा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। या कहने का मतलब कि देखिएगा किधरों ना किधरों तो वीडियो में मिल ही जाएगा। कितना बताऊं, इतना कुछ तो आप कर ही सकते हो। तो बाकी बात, इतना दूर तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हालांकि बेनिफिट तो आपकी भी है कि नहीं। तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त। आपके लाइक से हमारी हौसला बढ़ती है। कहने का मतलब हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है कि हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रही है। तो लाइक क्या कीजिए दोस्त। अगर पूरा देख रहे हो, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो दोस्त लाइक क्या कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कहने का मतलब कि क्या बोल रहा हूँ। चलिए छोड़िए, बताइए आगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चाहते हैं कि और भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराते रहूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और ये बात हमसे क्या हजारों से सुन चुके होंगे, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ी सी
और भी हमारी मदद करने के लिए शेयर कर दीजिएगा किसी स्टडी ग्रुप में, या भाई बंधु जो भी हो उसको आप शेयर कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सके। बात समझ रहे हैं? तो कर सकते हो, इतना कुछ आपके हाथों में है, ये चीज़ आप इतना कर सकते हो। वहाँ के बाद वीडियो बनाना हमारे हाथों में है, मैं वो करूँगा, लेकिन इतना चीज़ आपको करनी होगी। बस मैं आपको बोल ही सकता हूँ, करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा लगे तो दोस्त ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े यूट्यूबर ही आपको सही चीज़ें दे सकती है। बात समझ रहे हैं? कुछ कम सब्सक्राइबर वाले भी यूट्यूबर दे सकते हैं। आप हमें यूट्यूबर भी कह सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर है तो यूट्यूबर, हालांकि आप अपना दोस्त भाई जो भी मानते हो मानिए। तो और क्या बोलूँ, नचनियों को फॉलो करने से बेहतर है ठीक किसी अच्छे इंसान को फॉलो कीजिए। भले ही आपके लिए हम अच्छे ना हो, जो भी अच्छे हो उसको आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ मिले, कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, गलत जगह आप ना जाओ, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, सही रहेगा। तो बाकी बात और क्या बोलूँ, आप तो खुद समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।